दूत ने फिर से जोर का झटका दिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ा बयान दिया। रशिया यूक्रेन जंग अभी रुकने वाली नहीं है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का दावा, ट्रंप का दावा जल्द ही युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप के दावे को स्टीव विटकॉफ ने खारिज किया। मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से खबर सोचते हैं और देखते हैं कि असल में ट्रंप कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन स्टीव विटकॉफ उनके जो विशेष दूत हैं वो कह रहे हैं कि युद्ध अभी नहीं रुकेगा। ये जानबूझ के अपने ही खेमे से अलग अलग तरीके की बातें कहलवाते हैं ताकि अगर सच हो मेरा वाला तो मैंने कहा ही था, अगर स्टीव विटकॉफ वाली बातें आने वाले दिनों में अनफोल्ड हो तो हाँ मेरा ही तो आदमी है जो कह रहा था कि अभी नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है सर, ये ठीक है। मेरा आकलन तो ये कहता होगा ही नहीं। मैं आपको बार बार बोला था कि देखिए अलास्का के बाद कुछ नहीं होने वाला है और भड़का है और भड़केगा। ये विंटर तो आप ले लीजिए कि ये युद्ध चलेगा ही चलेगा, क्योंकि देखिए अभी ग्राउंड के ऊपर में कुछ चीजें बाकी हैं रशिया को करने के लिए। और देखिए ये कहना कि नहीं यूरोप आ जाएगा उसको रोक देगा, जैसे ही ग्राउंड कंडीशन इट विल बी डिसाइडेड इन द बैटलफील्ड। ये बात तो आप जो कह रहे हैं ये दिखाई देती है। एक नॉर्मल आदमी को भी लग रहा है कि ये इतने साल 3 साल से खिंचता चला जा रहा है युद्ध, ये रुकने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि रुकवा देंगे, वो पुतिन पे दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अब रुकवा देंगे, तो आम आदमी को भरोसा नहीं हो रहा है कि इस समय ट्रंप की वैसे भी क्रेडिबिलिटी। लेकिन स्टीव विटकॉफ ये अपने मालिक, उनके मालिक हुए ना ट्रंप, उनके खिलाफ जाके बात क्यों? नहीं खिलाफ नहीं है, उनका पूरा का पूरा हो गया। देखिए उनके साथ अभी ट्रेडिंग कुछ चल रही है। बात हो रही है कि आइस ब्रेकर भी दे देंगे, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर आ जाइए अलास्का के नीचे उस इलाके में आप भी करिए, ये भी चल रहा है। वेनेजुला के अंदर में वो अपना डिप्लॉय भी कर रहे हैं और रशिया। तो ये गेम जो चल रहा है ना, ये जियोपॉलिटिकल गेम है, इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो मतलब ये जिस समय जो स्टेटमेंट काम करता है, मतलब ये स्टेटमेंट भी एक तरीके की करेंसी है। ये जियोपॉलिटिक्स में ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट भी एक तरीके की नोट का, करेंसी का काम करते हैं। तो जिस समय जो नोट चले, जो सिक्का चले वो चला दीजिए, और कई बार अगर जरूरी हो तो चमड़े का भी चला दीजिए। शायद ऐसे ही चल रहा है कैप्टन शाह। बिल्कुल, ये देखिए कहते हैं ना डिप्लोमेसी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जहां पर जिसका जो हित है वो हिसाब से बात करता है। रशिया को आर्कटिक रीजन में बहुत सारी चीजें चाहिए, भारत भी उसमें जाने की कोशिश कर रहा है, चाइना की नजर उसके ऊपर है, नॉर्थ कोरिया वहां पे इन्वॉल्व है, कनाडा तो है ही। तो ये आर्कटिक रीजन जो है ना, ये भी एक मुद्दा है, और इसलिए अलास्का में वो गए थे और अलास्का में उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तो मानता हूं 2022 से आप भी हमारे साथ हमने बातें की हैं। मैंने पहले दूसरे महीने ही कह दिया था कि ये युद्ध तो जमीनी युद्ध एक्चुअली है नहीं। उन्होंने थोड़े बहुत लेके अपने को रोका हुआ है, लेकिन ये तो जमीर की लड़ाई है रशिया यूक्रेन में, ये जमीर की लड़ाई है। जब तक वो हाट बंद नहीं होगी नाटो की, जब तक सेफ अपने को नहीं ले आएगा रशिया, तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। ये जानते हैं विटकॉफ, बड़े अच्छे सलाहकार हैं उनके, मिडिल ईस्ट के भी और यूक्रेन के भी। वो जा रहे हैं यूक्रेन, फिर न्यूयॉर्क में फिर मिलेंगे वो जाके, जेलेंस्की से 2 बार मिलेंगे, ये मिलते रहेंगे वो। नहीं, लेकिन मैं एक बात और बताइए कि अगर ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ये जल्दी से शांत करा दूंगा, स्टीव विटकॉफ सामने आकर कहते हैं कि नहीं ये जल्दी शांत नहीं होने वाला, तो क्या ये ट्रंप की जानकारी में डालकर ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा? पहले उनसे परमिशन ली होगी, या उनकी जो समझ कहती है उन्होंने कह दिया? अब ट्रंप भले ही वो कहें कि यार तुमने ये क्यों कह दिया? वो तो सीआईए के चीफ से भी हमने पूछना चाहिए, वो तो उनके जो हेड हैं उनसे पूछना चाहिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था ईरान में, था या नहीं था। उनको भी उन्होंने डांट दिया था। वो तो अपने लोगों को डांटते, यही तो है व्यवसायियों की नीति, वो खुद भी बोलते हैं, खुद भी सुनते हैं। लेकिन एक चीज लगता है, ऐसा नहीं है कि किसी की अपनी मति स्वतंत्र है, दूसरे की मति स्वतंत्र है, और जिसके दिमाग में जो आ रहा है वो कह रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इनमें सब में कोहेरेंस है। आपको लगता जरूर है कि सब अलग अलग है, लेकिन ये पूरा वेल स्क्रिप्टेड है और पूरा स्टेज मैनेज्ड है। अगली खबर देखिए, रूस के साथ डील करने में जुटा हुआ है अमेरिका। डील के बदले प्रतिबंधों में छूट का प्रस्ताव, भारत पर टैरिफ, खुद रूस के साथ डील। रूस से एनर्जी डील करने में लगा हुआ है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा मापदंड एक बार फिर से सामने आया। भारत जो कर रहा है वो उनको पसंद नहीं है, लेकिन वही अगर रशिया के साथ खुद करने जा रहे हैं तो वो तो उनकी निगाह में एकदम सही है। अगर वो यूरेनियम वहां से ले रहे हैं रशिया से, उनकी निगाह में एकदम ठीक है। चाइना तेल को लेकर बीच में घुड़की देते हैं, अब 200% टैरिफ की फिर से बात वो कह रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है कि भारत को ही मेजरली वो साधने में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि इस समय तेजी से विकास की रफ्तार जितनी भारत की है उतनी कहीं और दिखाई नहीं दे रही है, और इतना बड़ा मार्केट, यही वजह है कि ट्रंप को सबसे ज्यादा कंसर्न इस समय भारत को लेकर है। लेकिन सर ये जो बातें सामने आ रही हैं, ये सेटल हो जाएंगी कुछ दिनों में, या इसको और अनसेटल करते जाना है? क्योंकि कहते हैं ना कि एक राह में अगर बहुत आगे बढ़ गए तो यू टर्न नहीं होते। देखिए इन्होंने एक स्ट्रेटजी निकाली है, स्ट्रेटजी को अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जो फर्स्ट कोल्ड वॉर में था, अमेरिका वाज एब्सोल्युटली
कि ये होगा तो ये करेंगे। इस बार नया आया है, दो स्ट्रैटेजी इन्होंने लगाई है, स्ट्रैटेजी ऑफ अबव द होराइजन एंड स्ट्रैटेजी ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इसके ऊपर में बहुत लिटरली बात अबव द होराइजन इज व्हाट सर? क्या मतलब? हम अपने ट्रुप को नहीं डालेंगे, हम अपने ट्रुप को नहीं डालेंगे। अभी बोल रहे हैं यूक्रेन में कि हम आपको एयर सपोर्ट देंगे, हम ले आएंगे, जो ईरान में किया ना, आएंगे, हम अपने ट्रुप नहीं लगाएंगे, सीधा आएंगे, मारेंगे, चले जाएंगे। अच्छा, ये अबव द होराइजन स्ट्रैटेजी जैसे ही अफगानिस्तान से निकले थे उन्होंने ये बना ली थी। और दूसरा द स्ट्रैटेजी ऑफ अनप्रेडिक्ट। क्यों पागल की तरह बात कर रहे हैं? कभी बोल देते हैं आपके पर इतना, इन्होंने चाइना से शुरू किया था, 500% ट्रैफिक लगाएंगे, ये करेंगे, फिर पीछे चले गए। आप प्रेडिक्टेबल रहेंगे इन दिस कोल्ड वॉर, सेकंड कोल्ड वॉर चल रही है, इसमें स्ट्रैटेजी है, यू विल बी, इंडिया इज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल। हम कहते हैं हम खरीदेंगे तेल, $5 हमें एक्स्ट्रा मिल गया, इससे स्मार्ट और कौन होगा? हमने $5 उधर से भी ले लिया, इधर से मैग्नेट भी ले लिया, इधर से चिप्स भी ले रहे हैं, उधर से बोलते हैं, हमने उनको कह दिया कि हम इंजन में लेंगे। ऐड करना चाहूंगा मैं, दो बातें वो और भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरे देशों की सेना आ सकती है यूक्रेन में सिक्योरिटी गारंटी में, हमारी सेना नहीं जाएगी। देखिए, और एक और बात कह रहे हैं, नाटो को हम आर्म सप्लाई देते रहेंगे, यूक्रेन को नहीं, नाटो उनको बेचता रहे, हमारा उसमें भी चाहते। तो सोचिए जरा, ये उनकी बातें समझिए जरा, कैसे बात करते हैं वो। कहते हैं हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे, अबव द ग्राउंड, जो सर कह रहे हैं, और उसके साथ कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गारंटी में वो दूसरे देशों की सेना वहां नहीं, लेकिन ये ठीक है कि आप मेजर कुछ चीजों को लेकर जो आपके बहुत बड़े जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, उसमें आप कहीं अनप्रेडिक्टेबल बने, एम्बिग्विटी रखें, क्योंकि दुनिया को ये समझ में ना आए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप अपने मूव्स को प्रीएम्प्ट करने से लोगों को रोक लें, तो समझ में आता है। लेकिन आप हर चीज में कि आप ये कहें कि आप ये आने वाले हैं, ये प्यासे हैं, पानी पिएंगे, नहीं वो जाके जमीन चाटने लगे। आप सोचें कि आए, नमस्ते करेंगे, हमको अभिवादन करेंगे, आप उनको जाके गाली देने लगे। अगर आप इतने अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे तो दुनिया आपके साथ डील कैसे करेगी? आप तो इसमें कोहेरेंस रह ही नहीं जाएगा। ये भी तो एक सवाल है सर। एब्सोल्युटली, सवाल तो यही है। देखिए क्या हो रहा है, भारत भी अनप्रेडिक्टेबल होगा। कभी तो हम कहते हैं कि हम आपसे खरीद लेंगे, जी हमने अभी कहा है 96, एक दो नहीं, इतने इंजन खरीदेंगे। और हमने कहा कि नहीं, हम रशिया के साथ तो लेंगे। और ओपनली कौन बोलता है? प्रधानमंत्री नहीं बोलते, वहां से एम्बेसडर आवाज लगाता है कि कुछ कर लो, हम तो कर देंगे आप। लेकिन ये जो है, इसमें अनप्रेडिक्टेबल होने में एक ऐसी पावर जो अनप्रेडिक्टेबल है, जाहिर है दुनिया में आजकल न्यूसेंस एक नई तरह की वैल्यू है, वो न्यूसेंस वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हैं, और इस दुनिया में, इस ग्लोब में इतने सारे देश हैं। और अगर आप अपनी कही हुई बातों में, अपने चरित्र में, अगर आप वॉक द टॉक नहीं करेंगे, एक हद से ज्यादा ये होने लगेगा अनप्रेडिक्टेबिलिटी के मामले में, कौन आपके साथ खड़ा होगा? कौन ये समझेगा कि हाँ ये मेरा दुश्मन ही है, या मेरा शत्रु ही है, या दोस्त ही है? कौन इस बारे में कुछ स्थापित तौर पर कह पाएगा? कितने दिनों तक आपकी दुकान चलती रहेगी? यू आर अ डील मेकर, एज यू से, कि आपने ये किताबें लिखी हैं कि आप उसमें ये लिखेंगे कि ये करने के बाद आखिर में हाथ का आया जीरो होता है। अगली खबर देखिए, कैलिनिनग्राड में रूस की रणनीति से टेंशन में नेटो। कैलिनिनग्राड में रूस ने जासूसी अड्डे बनाए, सर्कुलरी डिस्पोज्ड एंटीना एरे बनाया। अब ये क्या है सर्कुलरी डिस्पोज्ड एंटीना एरे? हमारे एक्सपर्ट बताएंगे आपको। इसका इस्तेमाल रेडियो इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है। ओपन सोर्स जांच करने वाले प्रोजेक्ट टॉकनी का ये दावा है। अब जरा इसको देखिए यहां पर, और मैं ये चाहूंगा कि जनरल सिन्हा ये मिसाइल हम अपनी निकाल लें, ये इधर इसके जरिए समझा। ये कहा यह जा रहा है कि 18 मार्च 2023, और आप देखिएगा रणनीतिक रूप से कैलिनिनग्राड बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरीके से जिसको एक्सो एरिया कहा जाता है रशिया का, जो बाल्टिक कंट्रीज के एकदम करीब और उनको साधने वाला ये जो रशिया का इलाका है, वहां पहले 18 मार्च 2023 को इस तरीके से सैटेलाइट जब देखता था, इस तरीके से जमीन दिखाई देती थी। फिर उसके बाद ये ऐसी दिखाई देनी शुरू हुई। 7 मई 2023 को वैसा हल्का हल्का आप देखिए यहां पर वो बनने लगा है। लेकिन उसके बाद अगर आप आगे जाएं तो बड़ा क्लियर कट दिखाई देने लगा है। 3 जुलाई 2023 को ऐसा, 10 जुलाई 2024 को ये नीचे जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और 22 जुलाई 2025 में तो इतने कॉन्स्पिकुअस हैं कि मुझे लगता है कि ये सैटेलाइट के बजाय अगर ऊपर से उड़ती हुई कोई चील भी देख रही हो तो बड़े अच्छे से देख लेगी। लेकिन मैं अब ये जानना चाहता हूं सर, ये क्या बना डाला इन्होंने और इसके मायने क्या है? देखिए जो ये देख रहे हैं इसको एंटीना एरे कहते हैं। एक नहीं हजारों एंटीने लगते हैं, और जब इसको आप देखिएगा, कोई तो किसी चीज को पकड़ रहा है, सैटेलाइट को पकड़ रहा है, कोई रेस को पकड़ रहा है, कहीं ब्लॉक हो रही है। जो ये एंटीना है पूरा का पूरा नाटो को, और ये नहीं कि नाटो के 32 कंट्रीज हैं, तो ये जो एंटीना देख रहा है नॉर्वे को देखेगा, इधर फिनलैंड को देखेगा, स्वीडन को देखेगा, जर्मनी को सबको देख रहा है। एंड देन एआई से उसको कल्यूड करते हैं कि क्या हो रहा है। जो आपने बताया ना कि जर्मनी में अब वो बनना चाहते हैं, वहां पर न्यू नाजी का
सेम हिटलर वाले जमाने के वो बनना चाहते हैं। तो इसको तो पकड़ना। और कैलिनिंग्राड, लेकिन कैलिनिंग्राड में जब ये निर्माण हो रहे होंगे कैप्टन श्याम, तो इसको देख तो रहा होगा अमेरिका, इसको देख तो रहा होगा नेटो, लगातार देख ही रहा होगा। देखिए ये एंटीना जो है कोल्ड वॉर का इसलिए कहा जा रहा है कि हमारी मीडियम फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के जो एंटीनाज होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, उसके बाद हम एचएफ कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे डायरेक्शन, और आसान भाषा में समझाइए ताकि हमारे दर्शक समझ सके। जो जैसे आपने डायरेक्शन देखा होगा, जो आपका रेडियो सिग्नल आता है, आपने रेडियो स्टेशन का देखा होगा, आकाशवाणी का जो टावर देखा होगा, आपने देखा होगा लंबे एक टॉप पोल और उससे बहुत सारे वायर गिरे रहते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पे सर्कुलर एंटीना है जो वीएलएफ कम्युनिकेशन, सबमरीन कम्युनिकेशन के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है सर, ये पूरा और ये एरे छोड़ेगा उसका। नहीं ये एक एंटीना नहीं है, बहुत सारे एंटीना हैं, सर्कुलर एंटीना बहुत सारे लगे रहते हैं। और ये एक्चुअली बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, एलिंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस करेगा और फिर डायरेक्ट भी कर पाएगा उनको। तो लिथुआनिया बगल में है इसके, जर्मनी, पोलैंड और नाटो की कंट्रीज और समझ लीजिए कि बाल्टिक फ्लीट है इनका। कैलिनिनग्राड के बारे में कहा जाता है कि ये रशिया का एक समझ लीजिए बहुत बड़ा युद्धपोत है। ये एक बड़ा विमान वाहक पोत है, नेवी के लिए बहुत ही important है। यहीं से दोनों शिप आए हमारे। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये बनाया जाना, ये कैलिनिनग्राड जो है, यहाँ पर ये सर्कुलर एंटीना बना लिया जाना, ये पूरे के पूरे नेटो पर एक एक चीज, ये रिकॉनेसेंस के हिसाब से, टोह के हिसाब से, ये बहुत बड़ा काम रशिया ने यहाँ पर कर लिया है। तो क्या बीच बीच में कैलिनिनग्राड को थ्रेट करते हुए जो स्टेटमेंट आते हैं नेटो की तरफ से, वो इस वजह से आते हैं सर? देखिए एक्सक्लेव है उनका, दूर है उनसे, और बेलारूस के साथ में उसका 100 किलोमीटर का रास्ता है। बेलारूस के साथ कोशिश की थी कि वो जगह ले ले हम, ताकि हम कैलिनिनग्राड पहुंच सकते हैं। वार्म वाटर पोर्ट है बाल्टिक सी में, वहां से ये हमारे सारे सबमरीन्स, इनके सारे फ्लीट, हमारी दोनों शिप्स, ये सारे शिप्स वहीं से कमीशन हुए, नेवी के भी सारे। पीटर्सबर्ग, ये सेंट पीटर्सबर्ग और कैलिनिनग्राड इनका मेन इंपॉर्टेंट जगह है। तो नाटो की जो पूरी पकड़ रहती है वहां पे, फिनलैंड है, स्वीडन, ये सारे जो। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है आपका ये एक एक्सक्लेव है जहां आपने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया, लेकिन मान लीजिए कभी तनाव की स्थिति बनती है कैलिनिनग्राड को लेकर, क्या उसमें अपने रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करना, जरूरत पड़ने पर वहां रीइंफोर्समेंट करना, क्या उतना आसान होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि धरती से वैसा वाला जुड़ाव नहीं। देखिए कैलिनिनग्राड की हिस्ट्री को देखिए, ये जर्मन की टेरिटरी, जर्मनी के समय जब रशिया ने गया था तो इस जर्मनी एंड कैलिनिनग्राड को, इस जर्मनी तो छोड़ दिया मगर कैलिनिनग्राड को नहीं छोड़ा। और ये इसकी दूरी बेलारूस से 100 किलोमीटर ही है, 100 किलोमीटर। और ये आ रहा था बार बार, और ये उनके प्लान का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे छोड़ देंगे और रशिया सेंट पीटर्सबर्ग से जाएगा, बाल्टिक से आएगा। यदि किसी ने भी कुछ किया तो ये 100 किलोमीटर का जो कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, दे हैव गॉट, और उसके लिए बेलारूस ने रिहर्सल किया हुआ है रशियन ट्रुप के साथ। और इसमें उन्होंने एयरबोर्न फोर्सेस हैं, दे विल ड्रॉप इट देयर, इधर से नेवी से आएंगे सेंट पीटर्सबर्ग से, एंड दे विल डू इट। तो ये कॉरिडोर बन जाएगा।